के लिए हमारे साथ अमनप्रीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार और हरजीत सिंह इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। पहले आपके पास आना चाहूंगी हरजीत जी। सबसे बड़ी बात देखिए, कई ऐसी नई चीजें यहाँ पर सामने आई जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और सबसे जो अहम मुद्दा इस बीच रहा वो रहा किसानों का मुद्दा। किसानों के लिए जो चीजें खास आई हैं, क्या किसान अब इससे संतुष्ट होते नजर आएंगे? देखिए, बजट में स्पेशली बात करें तो किसानों के लिए एज सच कुछ स्पेशल नहीं है। जो रेगुलर वे में रहता है वही इन्होंने एक स्पेशल बात की है कि एमएसपी 2,78,000 करोड़ की हम इशू करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी इशू करते हैं, तो एज सच कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो थोड़ा सा 37% से और 15% पे सरचार्ज लेकर आए हैं, वो एक जो फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ स्पेशली जो बड़े बड़े एफपीओ हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं किसान, तो वहां पे एक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा बेनिफिट है। और वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग को दिखाता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से किसानों के लिए एक इंसेंटिव लेकर आई है। अब देखा जाए यहाँ पर, अगर बात यहाँ पर किया जाए हरजीत जी की, सबसे पहले जब किसानों ने यहाँ पर अपना आंदोलन छोड़ा और उस टाइम जो बातचीत हुई थी वो यही हुई थी कि एमएसपी पर कानून आएगा, और 2022 पे सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि किसानों की आय दोगुनी होगी। तो किसानों की आय दोगुनी कहाँ तक दिख रही है इसमें? इसके अंदर तो कोई इस तरीके का विचार नहीं लेके आए हैं, लेकिन किसानों को ये लोग केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर चलता है उससे एक रोड मैप लेके आ रहे हैं कि एक नॉर्मल जो खाद होते हैं, मतलब किसानों के बिना किसी खाद के या बिना किसी केमिकल के वो खेती करने जाएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश। 2022 में जो डबल इनकम वाला ऑप्शन था वो यहाँ से उसके लिए कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं दिया गया है फार्मिंग प्रोड्यूसर। चलिए हम चर्चा में शामिल करते हैं। अमनप्रीत जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अमनप्रीत जी, क्या लगता है आपको, ये जिस तरह का ये बजट इस बार पेश किया गया है, आम बजट जो पेश किया हुआ है, तो आम जनता इससे कितनी संतुष्ट होगी? देखिए, ये बजट भी हमेशा की तरह वैसे ही है कि देखने के लिए तो बहुत बड़े बड़े पैकेज लोगों को दे दिए गए हैं, पर बात तब समझ आएगी जब लोगों का कुछ फायदा होगा। जब इन सब बजट जो भी दिए गए हैं, जो भी टैक्स सुविधाएं दी गई हैं, जो भी छूट दी गई हैं, जब इनको ग्राउंड लेवल से शुरू किया जाएगा और इनका बेनिफिट जो आम नागरिक है वो उठा पाएगा, तब पता चलेगा ये हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है। देखिए सीमा जी, जब हम इतने कोविड काल के दौरान इतने अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो चरमरा गई है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारी जो शिक्षा है उसमें कोई सुधार नहीं है, हमारी शिक्षा जो शिक्षक संस्थान थे वो बंद है, उसकी वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, लोगों के पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस टाइम पे उनको ये सारे बजट जो है वो एक लुभावना जो सपना होता है वो ही नजर आता है, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। जीएसटी में पहली बार ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी राहत दी गई है, वो अच्छी बात है। सीनियर सिटीजन को राहत दी गई है, वो भी अच्छी बात है। पर काश की बात करी जाती टेक्सटाइल पे, जो 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा जो बड़ी परेशानी है वो हमारे लिए शिक्षा जो है उससे हम जूझ रहे हैं, हमारा जो बेरोजगारी है उससे हम जूझ रहे हैं। जो हमारा युवा है वो एकदम से चाहता है कि उनको कोई रोजगार दिया जाए, तो इसलिए रोजगार के साधन जो है वो ज्यादा मुहैया करवाने चाहिए थे, उद्योगीकरण पे ध्यान देना चाहिए था, और जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं इस कोविड के दौरान उनको शुरू कैसे करना है उसके लिए कोई प्लान देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए अमनप्रीत जी, कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि इंडस्ट्री बर्न हो गई है, और फिर जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देती हुई नजर आ रही है, और बात किया जाए यहाँ पर स्टार्टअप के लिए इतना ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पर लाया जा रहा है, तो क्या इस स्टार्टअप को ये फायदा नहीं होगा? क्योंकि अभी के समय पे सबसे ज्यादा ध्यान बिजनेस पे दिया जाता है और वो इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ती है जिसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ता हो। तो ऐसे में अगर युवाओं के लिए, बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए यहाँ पर फाइनेंशियली उन्हें फ्री करने की बात की जा रही है, तो ये एक अच्छी खबर नहीं हुई? बहुत अच्छी खबर है, पर वही मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले ये बातें बता दी आपको कि ये जब इम्प्लीमेंट होगा, जब ग्राउंड लेवल पे इस पे वर्कआउट करा जाएगा, और लोगों को जो स्टार्टअप है, देखिए वो किसने करना है, वो एक बेरोजगार युवा ने करना है ना। वो जो गरीब है, जिसके परिवार में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, उसको स्टार्टअप करने के लिए पैसा चाहिए, वो तब गवर्नमेंट से या बैंक से तब लोन लेगा जब उसको उसपे जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो छोटी से छोटी आएगी, और जो उसपे ब्याज दर है वो कम रहेगा। तो इन चीजों पे ध्यान देना। ये स्टार्टअप कौन करेगा, आप देख लेना,
जो उद्योगपति हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो ऑलरेडी इन चीजों का बेनिफिट वही उठाएंगे, क्योंकि अगर राहत नहीं मिलेगी, जो हम कर्जा देंगे लोगों को उस पे राहत होनी चाहिए, उसकी जो ब्याज दरें हैं उसको कम करना चाहिए, हमारी बैंकिंग जो सिस्टम है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि बैंकें ऑलरेडी डूबी हुई हैं, लोगों का बैंक के ऊपर भरोसा ही नहीं है, लोग लोन लेना ही नहीं चाहते। अगर सरकार अनाउंस कर रही है स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी बात है, पर स्टार्टअप जब दिया जाएगा तब जो नौजवान है उसका फायदा उठाएंगे, तब उसका रिजल्ट आएगा, तब हम बात कर पाएंगे कि वाकई सरकार ने हमारे लिए अच्छी बात सोची थी और सरकार ने युवाओं के लिए अच्छा सोचा था और युवाओं ने इसका फायदा उठाया। आपने यहाँ पर बैंक का जिक्र किया मनप्रीत जी, तो अगर बैंक की यहाँ पर बात की जाए तो इससे पहले ये चीज आई थी कि बैंक को प्राइवेट किया जाएगा, प्राइवेट हाथों में सौंपे जाएंगे बैंक्स। तो क्या लगता है अगर ये प्राइवेट सारी चीजें हो जाए, प्राइवेटाइज हो जाए, तो इससे कितना फायदा भारत की इकोनॉमी पे पड़ सकता है? देखा जाए ग्राफ बढ़ रहा है इकोनॉमी की, और ये भी कही जा रही है बात कि 2025 तक ग्राफ और भी ज्यादा ऊपर बढ़ेगा। तो ये नहीं लगता आपको कि अगर प्राइवेट होगी चीजें, पब्लिक से प्राइवेट होगी, तो उससे कुछ फायदा पहुंचेगा? देखिए, हमारी सरकार वो सरकार है जिसने एक दिन हमारे साथ वादा किया था कि जो चप्पल में चलते हैं वो हवाई जहाज में चलेंगे। ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने बोला था 2022 तक किसान की आय जो है डबल हो जाएगी, वो हुई नहीं है। किसान इतना परेशान हुआ है, भारतवर्ष का 1 साल रोड पे गुजार के गया है। उनको इस वादे के साथ उठाया गया था वहां से कि उनके साथ जो एमएसपी है उसके ऊपर बात करी जाएगी, एक मीटिंग बिठाई जाएगी। अभी तक वो भी नहीं हुई है। वो बेचारे उठ के चले गए हैं इस प्रॉमिस के साथ कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। देखिए, कोरोना काल में एक ही क्षेत्र ऐसा था, कृषि जो डिपार्टमेंट है, जिसमें वृद्धि हुई है। अदरवाइज सारे इंडस्ट्रीज ठप हुई हैं, सारे बिजनेस ठप हुए हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं था। पर हमारी अर्थव्यवस्था को टिकाए रखा है तो सिर्फ हमारे किसानों ने, जिन्होंने अपना 100% दिया है। अगर आज वही सरकार से नाराज हैं, अगर उनके बेनिफिट के लिए आज सरकार कुछ नहीं कर रही, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पे कैसे पहुंचेगी? आप मुझे बता दीजिए। चलिए, नहीं हो सकता, ये सिर्फ सपने हैं। चलिए आपके इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। चलिए आपके इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ हरजीत सिंह बने हुए हैं। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको कि ये जो बजट पेश हुआ है, जो भी सवालें जो अमनप्रीत जी की तरफ से उठाई गई हैं, वो सवाल कितनी जायज आपको लग रही है यहाँ पर, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये जो बजट है वो ग्रोथ की तरफ भारत को लेकर के जाएगा? विकास का बजट यहाँ पर पेश किया गया है, तो विकासशील बनाएगा हमारे भारत को? ओवरऑल बजट की बात करें तो देखिए, इस बजट में 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, और जो एक विजनरी सोच बताती हैं कि गवर्नमेंट ने एक जो 7 इलेक्शन आने वाले हैं नेक्स्ट 1 ईयर में, उनको दरकिनार करते हुए एक पॉपुलिस्ट अप्रोच ना लेके एक विजनरी अप्रोच ली है, जो अगले 20-25 सालों के लिए हम बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि 20-25 सालों में अगर गवर्नमेंट अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाती है जो उनकी सोच है, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला जो रिजल्ट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने आज तक कभी भी इतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं देखा, 35%। आप समझिए 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का फर्क क्या होता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके अंदर मजदूर भी लगेंगे, और जो कंपनीज हैं वो भी काम करेंगी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोफेशनल्स हो, सबको इम्पोर्टेंट। मतलब कि एक 7 लाख करोड़ रुपए, 7.5 लाख करोड़ रुपए एक तरीके से पब्लिक को दिया जाएगा, जिससे कि वो और हमारा जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। दूसरी चीज इसमें जो बजट में दी गई है कि 1 लाख करोड़ की स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, एडिशनल ओवर एंड अबव द करंट सिनारियो। जो भी उनका इस पास लोन है उससे ऊपर 1 लाख करोड़ का। तो स्टेट गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का जो लोन है वो उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर में यूटिलाइज करेंगी। तो आने वाले समय में जो मुझे लगता है कि अगर ये पैसा उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि 3-4 वर्षों में या 5 वर्षों में हमें एक बड़ा अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा सभी, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा एलोकेशन नहीं किया कि इस पर्टिकुलर एरिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे या इस पर्टिकुलर एरिया में। तो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या अन्य कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके ऊपर ये खर्चा हमें दिखेगा। जी, और बिल्कुल देखिए, आपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की, तो हम देखें कि इससे पहले जो बजट पेश किया गया था उसमें भी यही बात की गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा हॉस्पिटल्स पर, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। अभी के बजट में और जो पहले बजट पेश हुई, इन दोनों में आपको क्या लगता है कि जो चीजें पहले वादे किए गए वो वादे भी पूरे हो गए हैं?
देखिए, शिक्षा के ऊपर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ी निराशा लगी है गवर्नमेंट से कि एजुकेशन के ऊपर विजन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जो कि होना था कि एजुकेशन के ऊपर हमारा एलोकेशन होना चाहिए था और ज्यादा। तो वहां जी पे हमें कोई भी इवन शायद ही उन्होंने केवल एक गिफ्ट जगह पे वहां पे एक यूनिवर्सिटी की बात की है, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है, लेकिन कोई एक मुझे यहाँ पे कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट कोई प्लान नहीं दिख रहा है जी एजुकेशन को लेके। हेल्थ की बात करें तो उन्होंने बोला है कि भाई, और सबसे बड़ी चीज जो है हेल्थ में हमने कोविड-19 की सिचुएशन देखी, उसके ऊपर स्पेशली इनको बहुत ज्यादा खर्चा करना था, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने थे, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा खर्चा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कि 7.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ पे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। जी तो वो एक बात हो सकती है कि एजुकेशन पे ज्यादा करें, चलिए एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा करें या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा करें। चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से ईसा ठाकुर मौजूद हैं, प्रदीप आनंद हमारे पास साथ लखनऊ से और अजय हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली का ही रुख करेंगे। अजय, ये जो नया बजट पेश हुआ है, अगर बात किया जाए, रुख की बात की जाए, क्योंकि आम जनता के लिए बजट पेश हुआ है, क्या इस तरफ से रुझान देखा जा रहा है, किस तरह का मत देखा जा रहा है इस बजट के बाद से? सीमा, देखिए, जिस तरीके से वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें देखा जाए तो महंगाई को लेकर कुछ खास सामने नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें जिस तरह बात करें, नौकरियों की बात करें, जो 60 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है, 80 लाख मकान देने की बात कही गई है, और जो एनपीएस से जो सरकारी जो टैक्स लगता था उस पर छूट नहीं दी गई है। तो देखिए, कैसा कोई खास बजट लगता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, जो रोजगार की बात करें तो कही गई है, योजनाओं की बात कही है, अगर राजमार्ग की बात करें वो दी गई है, जो परसेंट की अगर बात करें 9.2 की, तो देखिए वो जो रहा है वो काफी समय से रहा और आज वो भी उसमें न बढ़ा है न घटा है। तो देखिए, आम लोगों का जो बजट है, जो आम लोगों को जरूरत थी, जो महंगाई को, चाहे वो तेल हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे घर की साग सब्जी की बात करें, तो उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। सीमा, चलिए, और चलिए चंडीगढ़ की तरफ रुख करते हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ बनी हुई हैं। ईशा, क्या लगता है यहाँ पर चंडीगढ़ की बात किया जाए या फिर पंजाब की तरफ की पूरी बात किया जाए, पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान वहां मौजूद होते हैं, किसानों का इस बजट के बाद से कैसा रुख देखा जा रहा है? क्योंकि किसानों को लेकर के नई चीजें यहाँ पर सामने आई, आय दोगुनी करने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ रुझान देखने को नहीं मिल रहा। किसानों की क्या इस पर देखने को मिल रहा है प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए सीमा, जो सबसे बड़ी अड़चन है एमएसपी को लेकर, जिस तरीके से किसानों की मांग अभी भी पेंडिंग है, जिसमें वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर एक कानूनी दर्जा दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया है और इसमें केंद्र सरकार के अलावा जो किसान नेता हैं वो भी इसके सदस्य होंगे, अर्थशास्त्री भी इसके सदस्य होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर किसानों के लिहाज से हम बात करें तो एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से, खासकर वित्त मंत्री की तरफ से आज लिया गया है। 163 लाख जो भारत के किसान हैं उनसे 1208 मीट्रिक गेहूं और धान की खरीद की जाएगी। खासकर आपने हरियाणा और पंजाब का जिक्र किया, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी खेती अगर पंजाब और हरियाणा में किसी की होती है वो धान और गेहूं की होती है। और एमएसपी को लेकर जिस तरीके से वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि सीधे जो एमएसपी पर जो फसलों की खरीद होगी वो सीधा उनके खातों पे जाएगी किसानों की। और इससे पहले जो हमने देखा कि पिछले साल भी जो खरीद हुई है गेहूं की और धान की, और उसका जो पैसा बनता था केंद्र सरकार की तरफ से आढ़ती को न देकर सीधे किसानों के खाते में दिया गया। क्योंकि आढ़ती की अगर हम बात करें, वो क्योंकि किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे में जो एमएसपी जो कानूनी मूल्य तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार उतने पैसे आढ़ती नहीं देते हैं किसानों को। यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक पारदर्शिता लाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ऐसे में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खासकर धान और गेहूं खरीदी जाती है, वो डायरेक्ट पैसा जो किसानों के खाते में जाएगा, एक बड़ा फैसला है। हालांकि अगर हम पंजाब की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, पहले भी उनकी तरफ से इसका विरोध जरूर किया गया था, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि जो आढ़ती हैं वो यहाँ पर किसानों के साथ किसी तरीके का घपला नहीं कर सकते हैं। जो मूल्य निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने, वही मूल्य
अब किसानों के खाते में जाएगा, क्योंकि बड़े स्तर पर धान और गेहूं की खरीद यहाँ से होती है और अर्थव्यवस्था को अगर कोई बूस्ट देता है वो किसान है, और पंजाब में 70% किसानी है। चलिए तो यही वजह और यही वजह है कि कहीं ना चलिए कहीं ठीक है ईशा, देखने वाली बात होगी किसानों को इससे कितना फायदा मिलता है या फिर एमएसपी से किसान कितने खुश होते हैं। हमारे साथ लखनऊ से प्रदीप आनंद बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो इस बजट का क्या लगता है, बीजेपी के वोट बैंक पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अगर हम बात करें सीमा, तो निश्चित रूप से आज का जो बजट है उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए काफ़ी जो है खुशगवार बजट है। हमारे बीच में लखनऊ के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और बजट की सीधी जो बजट का रिव्यू है उन्हीं से सीधे आम जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीलेश मिश्रा। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट के विषय में क्या मतलब कैसा बजट है? देखिए, तुलसीदास जी का दोहा है कि हर्षत बरसत सब लखै, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा के सुभाग से भानुभुक सो होए। तो सूर्य के समान जैसे राम राज्य का बजट था, वैसा ही ये मोदी सरकार का बजट है, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, सर्व समाज के लिए। और जहाँ एक और विकास की बात है, 25,000 किलोमीटर जो 4 लेन की बात चल रही है, या कारपोरेट का जो दायरा है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ शिक्षा के लिए छात्रों के लिए ई चैनल, ई विद्या चैनल खोलने की बात है, या ग्रामीण लोगों के जमा का एकमात्र केंद्र डाकघर होता है, उसको नेट बैंकिंग से जोड़ने की जो बात हो रही है। और इस बजट में जो सबसे अच्छी चीज हमको लगी कि संवेदनशील बजट भी है ये, कि पेंशनरों को और विकलांगों को टैक्स से राहत दिया गया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बजट पूरे भारत के लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर संप्रदाय के लिए बहुत ही शानदार बजट है। मैं निर्मला सीतारमण जी, उनकी पूरी टीम और मोदी सरकार का पूरे देशवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन इस बजट के लिए करता हूँ। तो अभी सुना आपने सीमा, ये स्थानीय लोग हैं जिनके मन के अंदर खुशी है। ये जो बजट है, बजट जो है आम जनता के लिए काफ़ी राहत भरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स है, टैक्स स्लैब में कोई अंतर नहीं किया गया है, आम जनता के लिए काफ़ी राहत की चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें जो है उसमें कमी की गई है। इसके अलावा कपड़े सस्ते होंगे, मोबाइल फ़ोन चार्जर सस्ते होंगे। ये सारी चीज़ें जो आम जनता को मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो मिल रही है, और उसको लेकर आम जनता लखनऊ की खुश है। उत्तर प्रदेश में करीब इस बजट को सभी लोगों ने सराहा है। चलिए ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में काफी खुश जनता नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हम सीधे चलते हैं उत्तराखंड, जहां से देहरादून से हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल बने हुए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हमने अभी उत्तर प्रदेश की जनता का रुख किया, वो काफी खुश है इस बजट से। उत्तराखंड की जनता का क्या रुख है, क्योंकि चुनाव उत्तराखंड में भी होने हैं? ये चल रहा है ना अभी। योगेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए इनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन हमारे साथ देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर कर ली जाए, दिल्ली की बात हमने यहाँ पर की, और साथ ही साथ चंडीगढ़ से किसानों का भी हाल जाना हमने। एक बार फिर चलिए चंडीगढ़ की ओर रुख करेंगे और फिर से जानेंगे कि किस हिसाब से हमारे साथ ईशा ठाकुर वहां से हमारे संवाददाता बनी हुई है। ईशा, किस हिसाब से आपने किसानों की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, किसान कितने खुश नजर आएंगे या फिर किसानों पर यह एमएसपी के बाद क्या असर पड़ते हुए नजर आएगा? ईशा, मेरी आवाज बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें खासकर पंजाब की बात करना चाहूं सीमा में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें कीटनाशक जो तत्व हैं ज्यादा फसलों में इनका इस्तेमाल होता है, यही वजह है कि जो मोदी सरकार है अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहती है। उनका ये भी कहना है कि खेती किसानी को वो डिजिटल करेंगे, और एमएसपी की अगर बात करें, अगर सीधा पैसा किसानों के खाते में जाता है तो कहीं ना कहीं किसानों को जरूर इससे सहयोग मिलेगा, क्योंकि अभी तक आड़ती के जरिए ही किसानों के पास पैसा जाता था, और लगातार यही मांग किसानों की उठती आ रही है कि एमएसपी को लेकर एक गारंटी दे। हालांकि सरकार की तरफ से कई फसलों की खरीद होती है, पंजाब हरियाणा की खासकर बात करें तो बड़े स्तर पर यहाँ पर धान और गेहूं की खेती होती है। तो ऐसे में अगर एमएसपी का पैसा सीधे तौर पर किसानों के खाते में जाएगा तो बहुत बड़ा इसका फायदा किसानों को होने वाला है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती होने से भी बहुत बड़ा फायदा खासकर पंजाब में होने वाला है, क्योंकि अगर हम पंजाब का जिक्र करें, भटिंडा से एक ट्रेन जाती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन रखा गया है। कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि कीटनाशक तत्वों का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और
जो चलिए। दवा है वो जी। दवा और खाद की अगर बात करें काफी ज्यादा मात्रा में और काफी मूल्यों में मिलता है। तो यही वजह है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ यहाँ पर रुख किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा किसानों को। और इसके अलावा जिस तरीके से देखिए कोविड की मार कहीं ना कहीं उद्योगों पर पड़ी थी, जिसके चलते कई युवा बेरोजगार हुए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रोजगार बढ़ाया जाएगा। 60 लाख के करीब माना जा रहा है कि रोजगार का सृजन करेगी मोदी सरकार। तो ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा गरीबों को घर देने की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर खासकर हम लुधियाने की बात करें तो लुधियाना एक इंडस्ट्री हब माना जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मोबाइल और कपड़ा जो है कहीं ना कहीं सस्ता होगा, तो कहीं ना कहीं मूलभूत जरूर सुविधाएं कहा जा होंगी, सकता है बिल्कुल कुल ये असर मिलाकर देखने को किसानों मिल को सकता है और आम जनता को राहत जरूर मिली है। बिल्कुल, और आम जनता को राहत मिली है नहीं मिली है, सारी चीजों पर जानकारी लेंगे आप सबसे। आप सब बने रहिए, यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और आगे की अपडेट्स मेरी सहयोगी ऋतु के साथ। देखिए आप। वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं नेटवर्क चैनल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। जो बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे मिडिल क्लास जरूर मायूस होगा। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी से होने वाले इनकम टैक्स पर 30% टैक्स लगा दिया है। सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियादी रखी जाएगी। इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का भी बड़ा दावा और वादा किया गया है। वहीं संसद में बजट पेश किए जाने के बाद थोड़ी देर में नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। बजट में जो भी तमाम यहाँ पर बड़े दावे वादे किए गए हैं, जो भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं महत्वपूर्ण बिंदु, उन पर भी यहाँ पर बताया जाएगा और आमजन को जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम यहाँ पर आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अमनप्रीत जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हरजीत सिंह इकोनॉमिस्ट, और तमाम राज्यों से यहाँ पर संवाददाता भी हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति और जो यहाँ पर जमीनी और धरातल पर तस्वीरें आ रही है वो किस तरह से सामने आ रही है। लेकिन शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार अमनप्रीत हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमनप्रीत जी, आप किस तरह से आज के बजट को देखते हैं? देखिए ऋतु जी, आज का बजट जो है भाजपा सरकार का 10वां बजट है और निर्मला सीतारमण जी का 4था बजट है। हर बार हम लोग ऐसे आशा भरी निगाहों से बजट की ओर देखते हैं कि इस बार जरूर हमारी सरकार हमारे लिए करेगी। देखिए, जो बीपीएल वाले हैं उनके लिए भी सरकार फ्री वाली बहुत सारी योजनाएं लेके आ जाती है। चाहे वो उनको मिलती है नहीं मिलती वो दूसरी बात है, पर कम से कम उनकी अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ऑलरेडी इतना उनके पास सक्षम है वो कि अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास है हमेशा वो सैंडविच बनती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इस बार के बजट में भी वैसा ही हुआ है। अच्छा होता अगर टैक्स पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता तो हमारी जो मिडिल क्लास पब्लिक है वो भी थोड़ा सा फायदा उठा लेती। ऐसा हुआ नहीं है। हमारी जो कोविड जो इस दौरान चल रहा है, कोविड का तीसरा जो चरण है वो चल रहा है, उसके दौरान जो लोग हैं इतने परेशान हो गए हैं। जो हेल्थ सेक्टर था उस पे काम करने की जरूरत थी, क्योंकि हमने देखा कि चाहे कोविड 1 हो 2 हो चाहे वो तीसरा उसका आ रहा हो, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हुई है कि वो जो हेल्थ जो हॉस्पिटल्स वगैरह थे उनकी जरूरत पड़ी है। और जब वो लोग वहां जाते थे उनको बहुत बड़ी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। उनको जो सुविधाएं वहां पे मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं थी। चाहे वो हम लोग ऑक्सीजन की बात करें उसकी कमी आई है, चाहे हम लोगों को जो वैक्सीन लगाने थे उसमें हम देखें उसमें भी हमारी सरकार पूरी नहीं उतरी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 100% वैक्सीनेशन वो कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर तक। अभी तक 62% ही हो पाया है और उसमें भी बच्चे इंक्लूडेड नहीं है बच्चों का, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है वैक्सीनेशन। तो ये कुछ चीजें हैं, ये वो समय था लोग त्राही लोगों में मची हुई है, लोग परेशान हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास सुविधाएं नहीं है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सके। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर महंगाई की मार पड़ी हुई है, उनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई से उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देने का ये समय था। अच्छा होता निर्मला सीतारमण जी थोड़ा सा इन लोगों के बारे में सोचती और जो डेली बिल्कुल अमनप्रीत जी, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर शामिल किए गए हैं बजट में वो तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आम जनता जो कि यहाँ पर नजर बनाए हुई थी कि उम्मीदों का बजट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो उम्मीद पर खरा उतरता हुआ नजर नहीं आया और ये हर बार की तरह ही देखा जाता है। ऐसे में मुजफ्फरनगर का रुख करते हैं, जहां पंकज बालियान संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप पंकज, फिलहाल धरातल पर किस तरह की तस्वीरें
तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब आने वाले समय में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर शामिल हुए थे, तो किसानों की किस तरह की प्रतिक्रिया, आज के बजट में क्या उन्हें कुछ खास देखने को मिला? जी सीमा, मेरे साथ कुछ किसान हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बजट पेश हुआ है उसमें इनके लिए क्या है। एमएसपी पर सीधा आपके खाते में जाएगा, क्या पर? नहीं, अच्छा है जी, बढ़िया निर्णय है सरकार का। थोड़ा बहुत किसानों पर और भी बिजली पर, पेस्टिसाइड पर थोड़ा बहुत ध्यान करेगा। पेस्टिसाइड किसान के लिए यहाँ पर गन्ने की फसल है मुख्यतः, तो उस पर थोड़ा ध्यान कर ले तो बढ़िया है जी बजट। तो दूसरा, ऑर्गेनिक खेती के लिए भी कहा है, पर सरकार ने जानने की कोशिश करेंगे। ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात की है सरकार ने, क्या? नहीं, ऑर्गेनिक खेती से तो मजा नहीं आने का जी किसान का। ऑर्गेनिक खेती में पैदावारी होने की नहीं, पैदावारी के लिए तो कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल होगा सही तरीके से, तो जब भी फसल होगी। तो इसमें किसान के लिए कोई खास वो नहीं किया। गाँवों को सड़कों से भी जोड़ा जाएगा, ये भी सरकार ने कहा, क्या है? सड़कों से जोड़ना तो बहुत अच्छी बात है, ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे, उद्योग के लिए भी आसानी रहेगी। लेकिन बजट जो है एक तरह से चुनावी बजट है, इसमें किसान किसान किसान, क्योंकि अब चुनाव यूपी में इलेक्शन है, तो इस वजह से इन्होंने किसान 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 के नाम से चीजें दे दी। शिक्षा पे तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल खत्म। ये है उसमें नाराजगी। ड्रोन से जो है कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाएंगे, ये भी बजट में सरकार ने कहा, क्या कितना सहमत है? नहीं, सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए कुछ करोड़ रुपया सैंक्शन करा तो अच्छी बात है, लेकिन टैक्स पे उन्हें कुछ घटाना चाहिए था, ताकि आम जनता को, किसानों को तेल का रेट, अगर तेल कम मिलता जो महंगाई की दर है वो भी कम करना चाहिए था। रोजगार के और अवसर देखने चाहिए थे कि रोजगार के लिए कितना, शिक्षा संस्थान के लिए ज्यादा बेहतर सोचना था। कुछ किसी विश्वविद्यालय के लिए बात उन्होंने कही, लेकिन शिक्षा संस्थान में कई करोड़ का और ज्यादा गया, तो अगर पास करते निश्चित रूप से जो आसपास के देहात के क्षेत्र के नौजवान है उन्हें पढ़ने का मौका, शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि उनके रोजगार के अवसर मिलते, तो और बेटर करना था, अच्छा लगता। सरकार ने यह भी कहा कि राज्यों को अलग से एक बजट दिया जाएगा, उसमें आपका क्या प्रतिक्रिया? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो सब वो बात होगी ऊँट के मुंह में जीरा। ऐसा कुछ नहीं, जो बजट आगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया उसे ही डिवाइड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने का कि हम अलग सा बजट दे देंगे या वो कर देंगे, सब चुनाव का मामला है सर। चुनाव की वजह से बता रहे हम अलग देंगे या वो करेंगे, ऐसा कुछ। देखिए सीमा, किसानों का ये कहना है कि जिस तरीके से जो बजट आया है वो गन्ना बेल्ट कही जाती है, जबकि मुजफ्फरनगर, लेकिन गन्ने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं आया। सीमा, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसान, जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही किसानों की ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। कुछ किसान मायूस हैं तो कुछ किसान खुश नजर आ रहे हैं। अब रुक करते हैं देहरादून का, जहां योगेश और सिंबाल संवाददाता बने हुए हैं। योगेश, तमाम राज्यों में की तस्वीरें देखें तो अलग अलग तरह की सामने आ रही है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में किस तरह से जो पब्लिक है या आम जन है, क्या उनके लिए वाकई में ये इस बार का जो बजट है आत्मनिर्भर बजट शामिल हुआ? बिल्कुल, अभी हम देहरादून में हैं। देहरादून के सबसे व्यस्त मार्केट में से एक पलटन बाजार में भी हम हैं और यहाँ पर देहरादून का जो बड़ा व्यापारी वर्ग है वो रहता है। खुद अभी हमारे साथ हम व्यापारी वर्ग से ही जुड़े हुए हैं, सचिव है हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं और एक और व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बजट को, आज के बजट को किस तरह से देख रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपके अनुरूप है वो बजट की नहीं है? नहीं, बजट तो ठीक है, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद थी कि टैक्स में छूट मिलेगी, वहाँ हम थोड़ा हताश है। बाकी बजट ठीक है, बाकी टैक्स में हम लोगों को कोई छूट नहीं मिली। जो बजट में कहा गया 400 नई ट्रेनें जो हैं जैसे हम चलाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा है कि टैक्स स्लैब की तो आपने बात की है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है व्यापारियों के लिए, क्योंकि कोरोना के बाद से, पिछले बार आप लोगों ने कोरोना में ये पूरी तरह से बंद था, ये पूरा देखें तो इस साल की अगर बात करें तो वो कैसा रहा और अब जो बजट आया उससे कितना उम्मीदें आप? देखो जी, बजट तो आते जाते रहते हैं, बाकी हमें तो मेन उम्मीद थी टैक्स की। बजट तो लगभग ठीक ही है। हाँ, और हमारे साथ सचिव हैं ये व्यापार मंडल, जो दून व्यापार मंडल है उनके। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि कैसा बजट रहा अगर देखें? देखिए, बजट ओवरऑल तो अच्छा बजट है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट से कि वो मझौले व्यापारियों के वर्ग के लिए कुछ करेगी। जिस तरीके से व्यापारी 2 साल से कोरोना से पीड़ित रहा, तो अब समय था कि उसको कुछ राहत देने का। तो टैक्स के रूप में, टैक्स के स्लैब में चेंजेस करके कुछ राहत दी जानी चाहिए थी, जो नहीं मिली। उससे व्यापारिक वर्ग जो हताश हुआ है। लेकिन ओवरऑल बजट अच्छा बजट है। कोई भी गवर्नमेंट को ये प्लान करना होता है कि पैसा कहाँ से आना है और कहाँ जाना है,
और उसके हिसाब से उन्होंने जो रक्षा बजट के लिए निजीकरण का काम करा, रक्षा बजट में जो निजीकरण का काम करा, ये भी अच्छा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वोकल फॉर लोकल का काम मझौले व्यापारियों के लिए भी किया जाना चाहिए था। सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा बजट है, राष्ट्रहित की सरकार है। और मेरा ये महंगाई के विषय पे भी मानना है कि कोई खास महंगाई भी नहीं है। ठीक है, समय के हिसाब से महंगाई बदलती रहती है। अगर हम कहें कि आज से 30 साल पहले 10 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, तो आज भी 10 रुपये लीटर मिले, तो चेंजेस आते हैं। कुछ और भी हमारे यहाँ पर मतलब जिस तरह से आज का बजट आया है, कहा है कि 68% जब हम जो हथियारों की बात करते हैं उसमें भारतीयों का ही जो है, कंपनियों का ही नाम आगे हो, उनका काम को स्वदेशी को आगे बढ़ाए, इसको किस तरह से देखा? देखिए, ये तो मोदी जी के जब से वो सत्ता में आए थे, उन्होंने बैठने से पहले ही कह दिया था कि इस देश के हर एक व्यक्ति को विकसित करना है। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के लिए तभी संभव हो पाएगा जब जितने भी उद्योग धंधे हैं यहाँ पर लगे, और ये बहुत बड़ी पहल है। और इसमें सबसे बड़ी बात देखें कि आज हम निर्यातक भी हैं, इन सब चीजों के निर्यातक हैं। आज के बजट से खुश हैं आप, जो बजट जिस तरह का आया, या फिर कुछ कमी रह गई? हम लोग जो वोट देते हैं भाजपा को, राष्ट्रवाद के कारण ही देते हैं, और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करना, और उससे हम खुश हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है कि आज का बजट आपको कैसा लगा? क्योंकि आप व्यापारी हैं, आपके यहाँ पे दुकानें हैं और सबसे बड़ा व्यापार मंडल भी उत्तराखंड का यहीं से है, तो आपको आज का बजट कैसा लगा? नहीं, देखिए, बजट तो अच्छा है, और इसमें अभी जैसे कि महिलाओं के लिए और किसानों के लिए तो खूब ध्यान दिया गया है। और आगे भी मतलब अभी जैसे महंगाई की बात चल रही थी, तो महंगाई में आयात करने का करें, सरसों तेल का करेंगे, तो हो सकता है कि महंगाई थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगी और 1-2 महीने के अंदर। भाई कुल मिला के देखा तो हम तो देखो सूर्य राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, कुल मिला के बजट अच्छा है। और आगे जाके जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं मोदी जी, तो उसकी तरफ दिख रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। जैसे कि हम लोग अपना हथियार बना रहे हैं यहाँ पे अब, और अब कई सारे मोबाइल कंपनी यहाँ पे आ रही हैं, तो इससे लगता है कि आने टाइम में और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो व्यापार मंडल है वो मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहा है। टैक्स स्लैब की तो जरूर बात कर रहा है कि उसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए था, राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन अन्य कई चीज़ों से जो है वो संतुष्ट भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कई कुछ खफा भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी उम्मीदों का बजट ये सामने नहीं है। आप सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां अजय चौहान हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। अजय, फिलहाल दिल्ली वासियों का किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या वाकई में उम्मीदों का जो बजट आज पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उनके जो भी मांगी थी या फिर किसी भी तरह की चीजें देखी जा रही थी, वो जायज नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें दिल्ली से, तो लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि देखिए, अगर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो उनका घर चलाना होता है, जो मजदूरी है बात करें या उनके रोजगार की बात करें, तो कहीं ना कहीं मायूसी है। हाँ, देश के अंदर जिस तरह से अगर जीडीपी की अगर बात हम करें, तो जीडीपी लगातार भारत के अंदर जिस तरह बढ़ती है, यानी 32 साल से, तो इस समय करीब 9.2 रही है। तो देखिए, महंगाई कहीं ज्यादा नहीं बढ़ी है, ना ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का देखा जाए तो भारत सबसे आगे इस समय चल रहा है जीडीपी को देखते हुए। तो लेकिन जो उम्मीदें थी लोगों की, रोजगार मिलेगा या महंगाई कम होगी, क्योंकि देखिए रसोई सबसे तगड़ा मुद्दा होता है, घर का बजट खराब हो जाता है। जॉब की बात करें तो देखिए, उसके अंदर जो तेल है, डीजल है, पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं चिंता से उम्मीद थी कि इस बार जो बजट आएगा वो कहीं ना कहीं गरीबों को जो राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल अभी खत्म हुआ है, कोरोना लोगों की कमर टूट गई थी। उसके बाद वही हालात, हमने दुकानदार से भी बात करी थी, तो सुबह भी हमने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि जो बजट आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खास नहीं है। लेकिन अजय, इस दौरान कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा भी गया है कि अब जो बजट यहाँ पर पास कर दिया गया वो उम्मीदों वाला बजट है, और जो सपना यहाँ पर आमजन देखती थी वो अब यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही 60 लाख नौकरियां दी जाएगी, उसके बावजूद भी लोग मायूस हैं। बिल्कुल, देखिए, वो चीज लोगों, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो आम बजट थे, लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, वो उनका जो टैक्स से बात करें तो जैसे LIC ने टैक्स बात की थी 18% से 5% किया जाए तो कहीं ना राहत मिलेगी। अब वही अगर बात करें, लोगों की अब जो सुविधा दी गई है, चाहे वंदे भारत के नाम से अगर 400 ट्रेन चलाए जाए, उसमें रोजगार लोगों को मिलेगा, नौकरी देने की बात कही गई है, मकान देने की बात कही गई है, लेकिन वो चीज कि लोगों का रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि बजट जो खराब होता है घर का ही खराब होता है अगर कोई चीज महंगी होती है। तो इसके स्कूल की फीस अगर बात करें या लोगों का वैसा काफी ऐसा बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं काफी इसमें कोई राहत वाली बात नहीं मिल रही है। तो जरूर है कि सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके बारे में अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो हो सकता है कि जो आम जनता वो खुश नजर आती।
बिल्कुल सीधा रुख करते हैं अब ईश्वर ठाकुर, जो कि संवाददाता हमारी चंडीगढ़ से बनी हुई है। ईश्वर, तमाम राज्यों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोग मायूस भी नजर आ रहे हैं और बजट को लेकर खुश भी है, लेकिन अगर चंडीगढ़ का जिक्र करें तो चंडीगढ़ की जनता क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मेरे सहयोगी भी लगातार जिक्र कर रहे थे कि मिडिल फैमिली के लिए उस तरीके का बजट नहीं आया है, लेकिन अगर हम बात करें आम जनता की या छोटे वर्ग के लोगों की, गरीबों की, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये खरा उतरा है बजट। और एमएसएमई की अगर हम बात करें, छोटे उद्योगों की, तो जिस तरीके से वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि नई योजनाओं को लागू किया जाएगा, 6000 करोड़ का बजट यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि अगर हम कोरोना काल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ा था वो उद्योगों पर पड़ा था और रोजगार ठप हो गए थे, कई लोग बेरोजगार भी हुए थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोजगार का सृजन किया जाएगा, 60 लाख नौकरी यहाँ पर दी जाएगी 5 साल के भीतर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूर जगी है। गरीब परिवारों को 80 लाख घर देने का भी यहाँ पर वादा किया गया है 1 साल के भीतर। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कपड़ा सस्ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। निश्चित तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें इसका फायदा जरूर होगा, गरीबों को, क्योंकि कोरोना काल में कई ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए थे, उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। तो देखने वाली अब ये बात होगी, जो बजट में अनाउंसमेंट की गई है, जो घोषणा की गई है, जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी इसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे को बढ़ाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, चाहे ताकि शहर से गांव को जोड़ा जा सके। वंदे मातरम के तहत जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो मध्यम वर्ग से नीचे के तबके के लोग हैं उन्हें जरूर इससे फायदा होगा। जी बिल्कुल, मध्यम वर्ग के तबके के लोगों को तो फायदा होगा, लेकिन फिलहाल इसे चुनावी जुमला के जो यहाँ पर करार दिया जा रहा है, और ऐसे में देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि पिछले बजट की जो बातें हैं वो अभी तक दावे वादे यहाँ पूरे नहीं किए गए, लेकिन अब इस बजट की बातें किस तरह से पूरी की जाती है। हमारे साथ हरजीत सिंह जी बने हुए हैं जो कि इकोनॉमिस्ट है। हरजीत सिंह, आपसे पहला सवाल यही, रिएक्शन यही कि किस तरह से आप आज के बजट को देखते हैं? क्या वाकई में ये आम जन के लिए उम्मीदों का बजट है? देखिए, अगर आप बजट को ओवरऑल एनालाइज करेंगे तो बजट के अंदर एक विजन तो दिखता है कि 7.5 लाख करोड़ का हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, 1 लाख करोड़ का लोन देंगे, इतना एमएसपी पर खरीदेंगे। लेकिन एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास है उसको बहुत निराश किया है। जैसे कि सैलरी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी किसी भी टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं दी जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, या जो शेयर मार्केट पे लोग अपना पैसा लगाते हैं वहां पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह पे कोई रियायत नहीं मिली है। इवन किसानों का उम्मीद थी कि भाई एमएसपी यहाँ पे कुछ कानून बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसकी बेस पे उनको लग रहा था, उम्मीद थी कि यहाँ पे एमएसपी भी कुछ आ सकता है, वहां पे कुछ नहीं मिला। एजुकेशन सेक्टर पे कोई जबरदस्त बड़ा कोई एलोकेशन नहीं हुआ है, एक रेगुलर जो एलोकेशन होता है वही है। इवन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर जो एलोकेशन होता है फंड का वही चल रहा है। तो यहाँ पे जो बस मुझे दिखता है कि एक तो जो 25,000 किलोमीटर एक हाईवेज बनाए जाएंगे वहां पे एक बड़ा इम्पैक्ट दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का उधर की तरफ ज्यादा रुख है, जिससे, और दूसरा किसानों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रमोशन करना चाह रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई विजन तो है नहीं। अगर विजन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि कैसे आप करोगे, तो वो एक जुमला ही हो जाता है वहां पे। तो इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो फोकस किया गया है, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको महंगाई से कोई रियायत नहीं मिली है। मतलब हरजीत जी, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश तो की है लेकिन उस पर खरी नहीं उतरी। एक सवाल और भी कि क्रिप्टो करेंसी का जो मुद्दा था वो इस साल सबसे गरमाया हुआ मुद्दा था, और अब सरकार ने उस पर 30% का टैक्स यहाँ पर करने की बात की है। एक बड़े जो ऐलान है वो यहाँ पर वित्त मंत्री की तरफ से किया गया, इसे किस तरह से समझा जाए आसान शब्दों में? इसे बिल्कुल आसान शब्दों में इस तरीके से समझाया है, मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए, अगर आपको वहां पे डबल हो जाते हैं 1 लाख, तो आपका 30% तो गवर्नमेंट को चाहिए जो भी प्रॉफिट आपका हुआ है। सिंपल, कोई उसके अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। आपने अपने किसी को भी गिफ्ट कर दिया उसको, तो उसके ऊपर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप गिफ्ट से भी नहीं बचते। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जागरूक करना चाहती है, और शुरू से ही गवर्नमेंट पहले से ही ये बोल रही है कि ये एक तरीके से गलत चीज है, इस पे आप इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे देखिए दूसरी चीज जो लेकर आई है वो ये है कि
अपना खुद का डिजिटल रूपी लॉन्च करने की बात हो रही है इसी साल में। तो ये क्या रुख बताता है गवर्नमेंट का? क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में अलाउड नहीं किया जाएगा और इन्हें फेस मैनर धीरे धीरे बैन किया जाएगा। जैसे कि अभी 30% टैक्स लगाया तो कोई और रेगुलेशन आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, उनको थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ा सा जागने की जरूरत है कि गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत क्लियर है यहाँ पे। तो आप बिल्कुल भी उस तरफ स्पेकुलेशन के पर्पज से इन्वेस्ट ना करें। जी बिल्कुल सर, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले लखनऊ का रुख करते हैं जहां संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, लखनऊ की जनता का किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहा है आज के बजट को लेकर? देखिए रितु, अगर बात करें तो निश्चित रूप से जो आज का बजट है आम जनता के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और कपड़े सस्ते हुए हैं, मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं, चार्जर सस्ते हुए हैं। इसके अलावा जो एमएसपी है, एमएसपी पर खास ध्यान रखा गया है। तो जो आम जनता को जो जरूरत की चीजें हैं वो काफी हद तक जो है इस बजट में उसका ख्याल रखा गया है। और कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने रायशुमारी की जब लोगों से, तो लोग जो है उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो इस बजट से राहत महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं से सरकार का जो विजन है, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ हो सकता है कि टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन हो या फिर कुछ अलग से कुछ बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कोई पैकेज मिले। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा नया जो है नहीं बनाया गया है। ऋतु, अगर हम बात करें, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आज का जो बजट है वो बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर बजट की बात की जाए तो बजट जिस तरीके से सरकार ने पेश किया है, 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए ये प्रस्तुत किया है, लेकिन इसमें अगर रोजगार कर रही है, लेकिन हम सरकार से ये सवाल करना चाहेंगे कि सरकार जो है विभागों को तो बेचे दे रही है, रोजगार देगी तो कहां पर देगी? हम अपने रोजगार के लिए जब सरकार से लड़ाई लड़ने जाते हैं, चाहे हम पटना में जाएं, चाहे हम प्रयागराज में, तो हम ही लोगों को खींच कर छात्रावास से लाठी मारी जाती है और ये चाहती है कि 2022 में उसको एक बार फिर विजयी करके भेजें। तो ऋतु, ये कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आज का जो बजट है उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, आलोचना करना 1 मिनट का काम है, किसी का भी आलोचना किया जा सकता है। जैसे सकल राजस्व कोरोना काल में सरकार का घाटा हुआ, इस राजस्व घाटे के बावजूद जो वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही है उसमें सीधे एकदम जमीन के नीचे रहने वाले लोगों के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। 25,000 किलोमीटर रोड बनाना सामान्य बात नहीं होती है। जहां जहां 4 लेन पहुंचेगा वहां विकास की ज्योति पहुंचेगी, वहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगा, वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। और आईटी सेक्टर में भारी रोजगार की संभावनाएं निर्मला सीतारमण जी ने व्यक्त किया है। आईटी सेक्टर में तमाम नियुक्तियां युवाओं को मिलेंगी और आने वाले समय में जो नई फैक्ट्रियां बन रही, नए एम्स बन रहे हैं, नए फर्टिलाइजर हमारे खुल रहे हैं, तो वहां पे रोजगार के अवसर लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? अब आंख के अंधों को हम रोशनी नहीं दिखा सकते। आप ये बात कह रहे हैं, ये बताइए कि हम 2006 के पढ़े हुए हैं, 2008 में हमने इंटर किया है, 2012 में हमने बीए किया है। उस समय पे ना तो हमारे घर में जो है पढ़ाने के लिए पैसा था, ना कहीं कुछ था। हम जैसे तैसे पढ़ के आ गए। हम 50% जो है पास हैं, 60% पास हैं। आज गवर्नमेंट जो है बात करती है तो कहती है परसेंटेज इतना होना चाहिए। ठीक है, आईटी की बात करती है, जब हम प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले रखे हैं, हमको कहां पे रोजगार देगी? बात करें हमसे गवर्नमेंट आकर के। देखिए, जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, जब तक आप कहीं भी, आप ही के घर कोई रामन, आप कोई एक आदमी रखते हैं, आप अपनी बिल्कुल यहाँ पर तमाम तरह के दावे वादे जो किए गए हैं प्रदीप, वो तो धरातल पर नजर आ ही रहे हैं। लेकिन अब इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी भी देखी जा रही है, क्योंकि जो उम्मीदों का बजट कहा जा रहा था सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से, वो किसी तरह से नजर नहीं आया। अब सीधा आपको ट्वीट दिखाते हैं जहां बजट को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। तो अब अलग अलग तरह के रिएक्शन यहां पर सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर अब तमाम तरह की बातें यहां पर कही जा रही है। इसके साथ ही अमित शाह ने आगे लिखा कि बजट का आकार बढ़ाकर
39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्हें आगे लिखा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत राजकोषीय घाटा को 4% से नीचे लाने में सफल होगा। तो बजट को लेकर अब जो प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं उसको लेकर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया साल 2022 का बजट। अगले 3 सालों में आएंगी 400 वंदे भारत ट्रेनें, जल्द आएगा LIC का IPO। बजट संबोधन में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, गरीबों के जीवन में बदलाव सरकार की प्राथमिकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा PM गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार, 1 साल में बनेंगे 25,000 किलोमीटर के हाईवे। दो फरवरी को यूपी में वर्चुअल संवाद करेंगे PM मोदी, सभी 403 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से करेंगे संवाद, सभी विधानसभाओं पर जुटेंगे 1,000 कार्यकर्ता। वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। न्यू इंडिया का बूस्टर बजट, जी हां, क्योंकि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अहम बजट पेश किया। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मिडिल क्लास जरूर मायूस होगा। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी और इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया गया है। अब अपने चौथे बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा। वहीं संसद में बजट पेश किए जाने के बाद थोड़ी देर में नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हालांकि बजट में काफी वादे भी किए गए हैं और काफी छूट भी दी गई है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया गया है, किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, ये भी कहा गया है। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास की दर की अगर बात की जाए तो 9.2% रहने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता, एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वित्त मंत्री की तरफ से जो कही गई थी वो हम आपको बता रहे हैं। गरीबों के जीवन में बदलाव प्राथमिकता है, बजट से युवा, महिलाओं और किसानों को फायदा होगा और जल्द आएगा LIC का IPO, ये तमाम बातें कही गई। तो MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, ये भी कहा गया वित्त मंत्री की तरफ से। अच्छा, किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए हैं वो आप समझिए और देखिए। तिलहनों के ये भी MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, ये वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार, ये भी कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है, किसानों को डिजिटल सर्विस प्रदान की जाएगी, ये वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया। हालांकि इस बजट को कई मायनों में भी देखा जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनावी बजट भी हो सकता है। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा और स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना शुरू। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा, खेती में मदद करेगा। इसके अलावा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी। तो MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी और सबसे ज्यादा फोकस अगर देखा जाए तो किसानों पर ही किया गया और इसकी उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि अब आगामी दिनों में चुनाव भी है और ऐसे में फोकस जो सबसे ज्यादा किया जाएगा किसानों पर ही किया जाएगा और वो देखने को भी मिला है। हालांकि अगर टैक्स स्लैब की बात की जाए तो जो मिडिल क्लास है, जो हर बार उम्मीदें लगा के बैठता है, उसकी उम्मीदें कहीं ना कहीं एक बार फिर से टूटी हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस बार के बजट में। इस बजट की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से कहा गया कि
अमृत काल में अमृत बजट ये पेश किया गया है। तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। ये तमाम बड़ी बातें। अच्छा, परिवहन में सुधार के लिए क्या ऐलान किए गए वो भी आप समझिए कि एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। इसकी कोशिश रहेगी कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे और 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। परिवहन में क्या सुधार के ऐलान है वो आप देखिए। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति इसको भी कामों में लिया जाएगा। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे। परिवहन में सुधार की ये ऐलान है और परिवहन में अगर सुधार होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। तो 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। परिवहन में ये बड़े ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किए गए। इससे पहले हमने आपको बताया कि किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या वित्त मंत्री ने ऐलान किए, क्या सहूलियत उनकी तरफ से दी गई है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं परिवहन की। तो परिवहन में सुधार के ऐलान, हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परिवहन में वित्त मंत्री ने सुधार के ऐलान आज किए हैं। हालांकि चौथा बजट रहा और आम बजट से काफी उम्मीदें सभी को थी। बूस्टर बजट इसे कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया आनी शुरू होंगी पक्ष और विपक्ष की, लेकिन पक्ष की प्रतिक्रिया सबसे पहले आपको दिखाते हैं और बताते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज़ होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशादर्शन इस बजट में हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। तो नितिन गडकरी को आपने सुना। बूस्टर डोज और बेहतरीन बजट उनकी तरफ से करार दिया गया है, लेकिन अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी और फिर आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन अलग अलग सेक्टर में जिस तरीके की उम्मीद थी, तो देखिए अलग अलग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं और अलग अलग सेक्टर में बड़े बड़े ऐलान के दावे और वादे किए गए थे। और क्या एग्रीकल्चर में कहा गया है, एग्रीकल्चर में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, वित्त मंत्री का बयान और वित्त मंत्री की बड़ी बातें, इसको लेकर आपको सुनवाते हैं। Inclusive development, our second priority. Agriculture, the procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched.
और सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए सड़क परिवहन क्षेत्र में बड़ी घोषणा की गई है। 2022-2023 के दौरान 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा। वहीं पीएम गति शक्ति के माध्यम से 2022-2023 में सड़क परिवहन मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसी के साथ ही शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए शून्य ईंधन नीति के साथ क्षेत्रों को विशेष गति देने का काम भी किया जाएगा। इसके अलावा परिवहन में सुधार के लिए बड़े ऐलान जो किए गए हैं वो भी आपको बताएं कि 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। इसके साथ ही 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे और साथ ही हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ये परिवहन सेक्टर में बड़े ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किए गए। तो हर एक सेक्टर को उम्मीद थी और हर एक सेक्टर में खरी उतरने की कोशिश की गई है। परिवहन क्षेत्र में, परिवहन सेक्टर में क्या ऐलान किए गए हैं वो हमने आपको बताया। और परिवहन सेक्टर में क्या बदलाव और क्या बड़े ऐलान किए वो हमने आपको बताया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, पीएम मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट एक दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। साथ ही बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत राजकोषीय घाटे को 4% से नीचे लाने में सफल होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो रक्षा मंत्री ने लिखा है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 2022-2023 के लिए एक उत्कृष्ट केंद्रीय बजट पेश करने पर बधाई। ये एक ऐसा बजट है जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, मांग को बढ़ावा देगा और एक मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरे भारत के लिए क्षमता का निर्माण करेगा। ये रक्षा मंत्री का ट्वीट है। तो बजट सरकार के आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास और जन सुधारों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने की रूपरेखा तैयार करता है। ये एक विकासोन्मुखी बजट है जो न्यू इंडिया की ऊर्जा का उपयोग करने पर केंद्रित है। तो इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट हमने आपको दिखाया। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, बधाई दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कि तमाम बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए गए हैं। तो इसको एक विकासोन्मुखी बजट रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। R&D बजट का 25% स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव एक उत्कृष्ट कदम है, रक्षा मंत्री ने इसे बताया है। तो रक्षा क्षेत्रों में भी कुछ ऐलान किया गया, उसको लेकर भी रक्षा मंत्री ने कहा है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है इस बजट पर वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि भारत के अमृत काल का खाका तैयार करने वाले भविष्य के आत्मनिर्भर भारत का बजट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई। मल्टी मोडल इंफ्रा और निवेश के नए रास्ते पर जोर भारत को उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखेगा, ये स्मृति ईरानी ने लिखा है। तमाम प्रतिक्रियाएं और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं।
तो अलग अलग राज्यों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का एक एक करके रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे गाजियाबाद, जहां से मेरे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल, क्योंकि आज बजट भी आया है और मुख्यमंत्री का दौरा भी गाजियाबाद का है, सबसे पहले बजट पर क्या रिएक्शन लोगों के रहे हैं वो बताइएगा। देखिए, वित्त मंत्री ने आज बजट, आम जनता का जो बजट है वो पेश कर दिया है, पर जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो कोरोना के बाद में कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कोई ना कहीं कमी आएगी, पर वो कमी आज नहीं देखी गई। कहीं ना कहीं उनमें निराशा भी देखी गई। पर जो मेन फोकस रहा, जो युवा हैं, जो किसान हैं, उन पे मेन फोकस रहा है। 60,000 से ज़्यादा भर्ती देने की बात जो है खुद वित्त मंत्री ने कही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी भी है। और जो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसको चुनावी बजट लेकर भी चल रहा है। पर जो लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे कुछ देर बाद ही, तो लोगों से हम बात भी करेंगे आखिरकार बजट पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बजट को लेकर हम बात करने के लिए कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, बजट को लेकर बात करूंगा, क्या खास रहा बजट में? बजट का मैं अभी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, बजट के बारे में जानकारी नहीं है। किसान को लेकर बात की जाए, जैसे किसान के लेकर, किसान का पूरा रुझान बीजेपी पे है कि मेन जो फोकस रहा है वो किसानों पे भी रहा है, क्योंकि सरकार का मेन शुरू से ही मुद्दे रहे हैं। तो किसान को लेकर बात करूंगा आपसे, क्या खास रहा इस बार बजट में किसानों के? बजट में किसानों को पूरी राहत दी जा रही है, एमएसपी पे भी हटाया गया है, तो किसानों को इस चीज का लाभ तो मिलेगा ही। किसान अपना खेती करके अपना पेट का अपना गुजारा करता है, अपना परिवार चलाता है किसान, और किसान के लिए बजट जितना अच्छा आएगा उतना हमारा देश के जो सामान है उन पे भारी छूट दी जाएगी, इस तरीके की बात भी बजट में की गई है। हाँ, तो बजट में इस तरीके की बात करी जा रही है तो किसान भाइयों को भी फायदा होगा इस चीज का, और हमारे व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ेगा इसमें, इसमें भी बजट अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए नौकरी की बात इसमें कही गई है, 60,000 से ज्यादा नौकरी की बात कही गई है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे तो इस सरकार पर बिल्कुल इतना विश्वास, और 60 लाख नौकरी का मैं मानता हूँ अगर योगी जी काम करेंगे तो वह इस प्रदेश में 1 करोड़ नौकरी अभी युवाओं को प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सरकारी विश्वास की है। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर विश्वास कहीं होता है तो वहाँ पे वो काम भी पूर्ण होता है। तो मेरा तो इस सरकार पे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी अब 22 में आएंगे तो काम पूर्ण तरीके से करके देंगे। कहीं ना कहीं अब सभी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ये कह रहा है कि चुनावी बजट है ये। देखिए, विपक्ष तो खोखला हो चुका है, विपक्ष के पास नेता कौन है मुझे तो ये समझ नहीं आता। उन्हें किल्सन इस बात की होती है कि यहाँ पे इतने सारे प्रचारक हैं, इतने सारे स्टार प्रचारक हैं। आपने देखा होगा अभी चंद दिनों पहले ही राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर आए थे, जब पूरा हुजूम मोदी नगर का, आपने देखा होगा, आप यहीं पे पत्रकारिता कर रहे होंगे। तो समाजवादी पार्टी का भी एक मेरे नजरों में, पता नहीं सही है या गलत है, आपको जानकारी होगी, लोग कह रहे हैं कि जब वो रैली में आए थे जयंत जी और अखिलेश जी, तो जितने लोग उनके में आए हुए थे उनके फोन चोरी हुए हैं और जेबों में से पैसे निकाल लिए गए हैं। तो इस तरह की सरकारों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अपना आप ही दूर हो जाएंगे। तो आपको सरकार का साफ फर्क चल जाएगा पता कि यहाँ की सरकार में कैसे लोग हैं और वहाँ के कार्यकर्ता कैसे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, बजट पेश हो गया, लोगों की उम्मीदें, मिडिल क्लास के लिए जो छूट दी जानी थी, टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, अभी पहले बजट देखा ही नहीं जी, किसी के बारे में भी कमेंट करना जब तक ठीक नहीं है, जब तक उसके बारे में जानकारी ना हो। बजट आज 11 बजे पेश होना था और हम यहाँ माननीय योगी जी कार्यक्रम में सुबह से ही हैं। और जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, किसानों को लेकर भी काफी बात की गई है, जो सामान है उसमें छूट दी जाएगी, तमाम इस तरीके की बातें कही हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये सरकार सभी के लिए, जैसे कि नारा भी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सभी के लिए राष्ट्रहित में काम कर रही है। और किसानों के लिए तो चाहे पिछले 7 साल में एमएसपी दलहन की हो, गेहूं की हो, सबकी डबल कर दी गई, और इसी प्रकार बहुत अन्य छूट उनको सुविधा दी गई है। जैसे कृषि यंत्र है, 90% तक की छूट दी गई है। सोलर लाइट लगाने पर, सोलर पंप लगाने पर 80% तक की छूट है केवल किसानों के लिए। और पहले ही हमें था ऐसा अनुमान है कि बहुत बड़ा बजट किसानों के लिए इस बजट में आने वाला है, और सभी के सर्वजनिताय के लिए पार्टी काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई भी वंचित रहेगा, चाहे नौकरी हो, चाहे वो स्किल इंडिया के तहत हो या एमएसएमई के द्वारा जो सरकारी लोन दे रहे हैं, जिससे कि आज आप देख रहे हैं कि
कोरोना काल के 2 साल के बाद भी 8.5 से 9% जीडीपी होना, पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान की जीडीपी नंबर 1 है। वो केवल केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, मोदी जी की नीतियों के कारण, और जो छोटे छोटे रोजगार का नौकरी देना ही केवल एक समाधान नहीं है देश में। समाधान ये भी है कि रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, और एमएसएमई के द्वारा जो लोन और मॉरेटोरियम के द्वारा जो लोन दिए जा रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, नौकरी वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं, लेने वाले नहीं, मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले आज पैदा किए जा रहे हैं। ये हमारी तरक्की में, जहाँ तक केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो ईज ऑफ डूइंग में लास्ट 5 ईयर में हमारा उत्तर प्रदेश अनेक छोटे छोटे राज्यों के बाद भी, चुनावी बजट भी कह रहा है, छोटे छोटे राज्यों के बाद भी यहाँ 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आ गया है 5 साल में। और यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर, पहले तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागिरी, लूटमार, अपहरण, इसी के कारण वो भागता था, कोई आने को तैयार नहीं था। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का से बाहर के एनआरआई और अन्य विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आके निवेश कर रही हैं। और देखो, विपक्ष का काम तो हमेशा बजट का कहने का रहता ही है। विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष बजट लाता था केवल चुनावी के लिए और चुनावी घोषणाएं करते थे। ये सरकार केवल और केवल मानव जाति के लिए, आदमी के विकास के लिए काम करती है। अब आदरणीय मोदी जी ने प्रत्येक किसान को, जो भी सीमांत किसान है, 6,000 रुपए वार्षिक एक सम्मान निधि के रूप में दे रही है, जो कि 82,000 करोड़ रुपए सालाना होता है। इससे पूर्व सरकार, आपको पता होगा कि 10 साल में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, जो प्रधानमंत्री थे, लास्ट ईयर में 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी छूट की। और ये भी आपको सबको मालूम है, आप पत्रकार हैं, बहुत जागरूक पत्रकार आप लोग हैं, और सारा देश आपको जानता है। तो उन 50,000 में भी कितने रुपए हमारे किसानों को मिले, कितने किन लोगों के खाते में गए, ये सब आपको संविदित है। यानी कि मिली-जुली प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं, लेकिन अपने मेहमानों का भी अब रुख कर लेते हैं। अमनप्रीत कौर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा हरजीत सिंह, अर्थशास्त्री हैं, उनका भी रुख करेंगे और उनसे भी इस पूरे बजट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमनप्रीत कौर जी के पास चलेंगे। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। और आज बजट आ गया है, उम्मीदें काफी थी सभी को, लेकिन मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर, कैसे आप इस बजट को देख रहे हैं? हमारी सरकार का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं कहती हूँ जो पर व्यक्ति कर्जा था वो 2014 से पहले वो 44,000 का था, और अभी 8 साल में बढ़ के वो 94,000 हो गया है। विकास कहाँ है, किसका विकास हुआ है और किसका ग्रोथ हुई है, ये आप देख लो। उसके बाद जो गैस रसोई की हम बात करें गैस सिलेंडर की, तो पहले वो 500-600 का सिलेंडर आता था, अब 1000 पार हो गया है। खाने वाले तेल की बात करें, सरसों का तेल था वो 102 रुपए था 2014 से पहले, अभी वो 218 रुपए हो गया है। अगर हम चीनी की बात करें, वो भी अभी मतलब कितनी उसका रेट में 8 सालों में कितनी वृद्धि हुई है आपको भी पता है। चावल की बात करें, जो डेली यूज हर घर में चाहिए, 27 रुपए था 2014 से पहले, अभी वो 68-70 तक पहुंच गया है। ये वो चीजें हैं जो हमारे घर में रोज चाहिए। दूध की बात करें, दूध भी तब 27-28 रुपए होता था, अभी वो 48 का पर केजी हो गया है। तो ये जो महंगाई की मार है, हम एक गाना सुना करते थे, महंगाई डायन खाए जाता है। मुझे लगता है हमारी सरकार को महंगाई डायन ही नहीं लगती, महंगाई पे कोई काम ही नहीं किया। बजट पे अगर ध्यान देना था तो बेसिक नीड्स जो हैं हर घर की, हर परिवार की, हर व्यक्ति की जो जरूरत है, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। पेट्रोल डीजल 100 पार हो गए हैं, वो भी लोगों के लिए इतने लोग सक्षम नहीं है कि उनको इतना जो खर्चा है वो अफोर्ड कर सके। घर के खर्चे हैं वो कोविड के दौरान डबल ट्रिपल हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन वर्क चल रहा है, तो घर पे बिजली भी उसकी खपत भी ज्यादा हो गई है, जो नेट था उसकी यूज भी ज्यादा हो गई है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन चाहिए, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं रहा है, लोग अपनी रोटी का ख्याल करेंगे या अपने बच्चों को स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे। ये कुछ चीजें हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना ही चाहिए था। इस दौरान जो हम वैश्विक जो इसका सामना कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये था कि जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाए हैं, ये आप कहना चाह रही हैं?
जी ठीक है। अर्थशास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरजीत सिंह जी, उनका भी रुख करेंगे। सर आप देखिए, मैम को हमने सुना, वो ये कह रही हैं कि जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी उतनी ज़्यादा उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है सरकार। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि बूस्टर इसे बजट कहा जा रहा है, क्या वाकई में बूस्टर बजट इसे कहा जा सकता है? दूसरा ये, अगर 10 में से अगर मैं चाहूँ कि कितने मार्क इस पर देंगे आप, कितना बूस्टर बजट आप इसे कहेंगे? जी 10 में से अगर कहें तो एवरेज बजट है, 6 और 7 के बीच में हम लोग दे सकते हैं जी। और बूस्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि एक बूस्टर देने की यहाँ पे 7.5 लाख करोड़ कैपेक्स जो है वो खर्च किया जाएगा और वो एक बहुत बड़ा बूस्टर है। उसके साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन 1 लाख करोड़ का भी देने की कोशिश की है। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ साथ अपना आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा बूस्टर देने वाली है जी। लेकिन अगर बात करें एक आम इंसान की, आम आदमी की बात करें, स्पेशली मिडिल क्लास की, तो वहां पे एक निराशा नजर आई है कि गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स में रिलैक्सेशन नहीं दिया है। कहीं भी कोई 80C वगैरह की डिडक्शंस में जो चैप्टर 6 की डिडक्शंस होती हैं उनके ऊपर कोई बढ़ाया नहीं है उनको, जिससे कि उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। या इवन जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लोग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वहां पे भी उम्मीद थी। इवन FII जो फॉरेन से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको भी उतनी उम्मीद थी। तो आपने देखा मार्केट ने एकदम से रिएक्शन भी किया, स्टॉक मार्केट ने उसका एक नेगेटिव रिएक्शन दिया, 200-300 पॉइंट नीचे चली गई। तो ये चीजें जो है ना, उससे मिलके ये लगता है कि एक कोशिश तो ये हुई है कि आने वाले 5-10 साल के लिए बजट है, लेकिन नियर टर्म्स में हमें इसमें कुछ बेनिफिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनडायरेक्ट वे में कहें तो किसानों के लिए जैसे एक ड्रोन सिस्टम के थ्रू जो एग्रीकल्चर का मैपिंग करनी है लैंड की या डिजिटलाइजेशन करना है, वो एक अच्छी चीजें हैं। कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ एक एवरेज बजट है। ऐसा नहीं है कि हम इसे कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा बजट बूस्टर सबके लिए, सबका साथ सबका विकास वाला बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने कोशिश की है जितना भी उनके पास फंड आता है उसको एक यानी अच्छे कि बूस्टर करार दिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि एक एवरेज बजट इसे कहा जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए और हमें समझाने के लिए कि आखिर इस बजट में किस तरीके से क्या बड़े ऐलान है और क्या इससे फायदा होने वाला है। देखिए, चौथा बजट था, उम्मीदें तमाम थी और ये ज्यादा उम्मीदें थी कि जब वित्त मंत्री आएंगी तो उनके पिटारे से जब पिटारा खुलेगा तो क्या निकलेगा, इसका इंतजार सभी को था। लेकिन जब पिटारा खुला तो थोड़ी सी मायूसी मिडिल क्लास को जरूर इस बार भी हाथ लगी है। चलिए इसी